कहते हैं इतिहास तारीखों में लिखा जाता है, मगर कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो इतिहास लिखती हैं। ऐसी ही एक तारीख थी 23 अगस्त 2023, जब चंद्रयान 3 की सफलता ने भारत को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचाने वाला विश्व का पहला राष्ट्र बना दिया। नमस्कार, मेरा नाम तन्वी मिश्रा है। मैं बी ऑनर्स सोशियोलॉजी तृतीय वर्ष दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ। अभिव्यक्ति के मुख्य विषय पर आते हुए कि चंद्रयान 3 की सफलता ने किस प्रकार भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान को एक नई दिशा का शुभारंभ किया है, इसको मैं 3 आयामों के माध्यम से व्यक्त करना चाहूँगी। सबसे पहला आयाम इसरो की स्थापना से लेकर अभी चंद्रयान 3 की सफलता तक स्थापित किए गए कीर्तिमानों को व्यक्त करेगा। दूसरा आयाम किस प्रकार चंद्रयान 3 एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रहा है, उसकी बात करेगा। और तीसरा आयाम चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भविष्य में आने वाले कौन से ऐसे प्रमुख अवसर हैं, उपलब्धियां हैं और चुनौतियां हैं जो अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में आ सकती हैं भारत के सामने, उसको व्यक्त करेगा। पहले आयाम की बात करते हुए 15 अगस्त 1969 को देश के पहले गौरवशाली वैज्ञानिक संस्थान इसरो की शुरुआत की गई। इसकी परिकल्पना हालांकि विक्रम साराभाई ने 1962 में कर ली थी, पर भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को तत्कालीन सोवियत संघ ने कॉस्मोस 3M लॉन्च व्हीकल से प्रक्षेपित किया। एक वो दिन था जब रशिया ने हमारी सैटेलाइट लॉन्च की, और एक आज का दिन जब लूना 25 क्रैश होने के बाद भी हमारा चंद्रयान पहली बार चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक पहुंच गया। ये दिखाता है कि भारत किस प्रकार दिन प्रतिदिन आत्मनिर्भर होता चला गया है। आत्मनिर्भर भारत के खाते में कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल हैं, जैसे कि आज तक भारत ने 33 से 34 देशों की 417 सैटेलाइट लॉन्च कर दी है, 116 स्पेस क्राफ्ट मिशन, 86 लॉन्च व्हीकल, 13 स्टूडेंट सैट और 2 री एंट्री लॉन्च व्हीकल लॉन्च कर दिए हैं। भारत का चंद्रमा पर पहला मिशन 2008 में चंद्रयान 1 से शुरू हुआ, जब भारत ने चंद्रमा पर पानी की सफल खोज करके विश्व को एक नई कल्पनाओं से संजोया, अर्थात एक नए अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में पहल की। केवल मात्र अंतरिक्ष के क्षेत्र में चंद्रमा तक ही सीमित नहीं रहा है इसरो का वर्चस्व, बल्कि और भी क्षेत्रों में सैटेलाइट, वेदर सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट आदि के क्षेत्रों में भी इसरो की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 2014 से बात करें तो GSLV D5 जो कि स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन से लॉन्च किया गया था। उसके बाद मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च हुआ, PSLV से एस्ट्रो सैटेलाइट लॉन्च हुई, जिसमें कि नई नई आकाश गंगाओं की खोज की गई। 2016 में स्क्रैमजेट इंजन का सफल प्रयोगात्मक परीक्षण किया गया। 2017 में PSLV 35 से 104 उपग्रहों को अपनी कक्षा में स्थापित कर भारत ने एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। 2018 में क्रू स्पेस मिशन भेजा गया। 2019 में चंद्रयान 2 को चंद्र की सतह पर भेजा गया, परंतु हालांकि ये अलग बात है कि हम सफल नहीं हो पाए, अर्थात अंत में इसरो का संपर्क टूट गया। मगर विज्ञान में नाकामी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। होती है तो एक नई शुरुआत, एक नई पहल और एक नया प्रयोग, और उसी नई पहल, प्रयोग और उम्मीद का ये असर हुआ कि आज चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर पहुंच गई। दूसरे आयाम पे आते हुए ये कहना चाहूँगी कि चंद्रयान 2 का फॉलोअप मिशन अर्थात अनुवर्ती मिशन है। इसका मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर केमिकल एनालिसिस करना है और वहाँ के मौजूद प्राकृतिक संसाधन जो कि दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र पे, क्योंकि भारत ने लैंड कराया है लैंडर रोवर के साथ और प्रोपल्शन मॉड्यूल के साथ वहाँ पे प्रेजेंट है। लैंडर के पेलोड जो हैं उसमें चैस्ट है, रंबा है। रंबा जो सरफेस की प्लाज्मा डेंसिटी को एनालाइज करेगा, चैस्ट अर्थात चंद्रास
सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, जो कि थर्मल प्रॉपर्टीज़ की वहाँ की चंद्रमा की स्टडी करेगा। उसमें रोवर की जो पेलोड है उसमें APXS अर्थात अल्फ़ा पार्टिकल एक्स रे स्पेक्ट्रोमीटर है, जो कि एलिमेंटल कंपोजिशन को स्टडी करेगा। और LIBS मीन्स लेज़र इंड्यूस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपिक ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि चंद्रमा के क्षेत्र में एक मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन की स्टडी भी करेगा। स्पेस जो प्रोपल्शन मॉड्यूल का जो पेलोड है उसे स्पेस कहते हैं। स्पेक्ट्रोपॉलीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, जो कि 1 से 1.7 म्यू मीटर वेवलेंथ तक की स्टडी करने में सक्षम है। मुख्य उद्देश्य दक्षिणी ध्रुव पर उतारने का यही है कि वह ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे सूर्य की किरण तिरछी पड़ती है, तो वहाँ का तापमान काफ़ी कम रहता है और वहाँ पे प्राकृतिक संसाधन, कई सारे खनिज पदार्थ, यहाँ तक कि पृथ्वी और बाकी सारे कई उपग्रहों की उत्पत्ति का भी स्रोत वहाँ पे मौजूद होने की संभावना है। अब तीसरे आयाम पर आते हुए कि भविष्य में अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में किस प्रकार इससे हमारा फ़ायदा हो सकता है, किस प्रकार अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में और अवसर मौजूद हैं और आने वाले हमारे नए मिशन हैं, उन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात है कि सबसे पहला भारत का मिशन आने वाला लूपेक्स है। लूपेक्स से पहले आदित्य L1 आएगा। आदित्य L1 या सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन होगा, जो 2 सितंबर को लॉन्च होने जा रहा है। और अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैंग्रेज पॉइंट L1 पॉइंट, जो कि भारत से पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, वहाँ पर स्थापित करेगा। इसका प्रयोग सूर्य के कोरोना स्थल, यहाँ के उत्सर्जन, वायुमंडल और ज्वालाओं आदि का अवलोकन करना इसका मुख्य स्रोत है, इसका मुख्य उद्देश्य है। दूसरा मिशन लूपेक्स है, अर्थात लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, जो इसरो और जैक्सा अर्थात जापान का एक सहयोगात्मक प्रयास है। इसका मुख्य उद्देश्य है पानी की उपस्थिति चंद्रमा पर, उसके साथ ही एक स्थायी दीर्घकालिक स्पेस स्टेशन को क्षमता का आकलन करना, किस प्रकार वहाँ पे स्टैब्लिश हो सकता है। तीसरा मिशन निसार है, जो कि निसार इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार एक निम्न पृथ्वी कक्षा वेधशाला है, जिसे नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। और यह 12 देशों का मानचित्रण करेगा, जिसके द्वारा या वहाँ के वेजिटेशन, वहाँ के क्लाइमेट, जो वोल्केनो, साइक्लोन, इन सब को समझने का प्रयास करेगा। चौथा मिशन गगनयान है हमारा, जिसके थ्रू भारत से एक महिला यात्री के साथ 3 अन्य अंतरिक्ष यात्री भेजे जाएंगे। इस मिशन में 2 विमान मानव रहित और 1 विमान मानव सहित पृथ्वी से 2 कक्षा में भेजने का और वापस लाने का सफलतापूर्वक प्रयास रहेगा। GSLV M3 के अलावा इसमें रोबोटिक अपर्चर रोबोटिक डिटेक्टर भी लगाया जाएगा। 5वां मिशन शुक्रयान का होगा, जिसमें शुक्र की कक्षा में स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। और वहाँ के भूवैज्ञानिक और ज्वाला संबंधित चीज़ों को के बारे में जानकारी इकट्ठा करना इसका मुख्य स्रोत रहेगा। अंततः 21वीं सदी, अंततः ये कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी कि 21वीं सदी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो देश विश्व में अपना वर्चस्व स्थापित करेगा, वो उसी की यह सदी होगी, अर्थात वही देश सबसे आगे बढ़ेगा। और इसको बढ़ने के लिए भारत के सामने जहाँ चुनौतियाँ हैं, वहाँ अवसर भी हैं। और इसी को पार करते हुए यदि भारत साइंस एंड स्पेस एंड टेक के क्षेत्र में आगे बढ़ाता है, तो 21वीं सदी निश्चित ही रूप से भारत की होगी। जय हिंद, जय भारत।